हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल नाउ अबाउट द सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि कोशिका की क्रियात्मक इकाई, एक कोशिका की जो इकाई होती है, बेसिक यूनिट आधार इकाई होती है, वो कोशिका होती है। उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। तो सेल क्या होती है? व्हाट इज द सेल्स? ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि एक कोशिका होती है वो सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक और बायोलॉजिकल यूनिट होती है जीवन की, लाइफ की। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सभी सजीव जीवित प्राणी, जिनमें प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस, बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो सब कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स द्वारा बने होते हैं। बिकॉज एवरी लिविंग फंक्शंस बिग इनसाइड ए सेल। मतलब कि जो जीवित जीवित जीवों का जो प्रत्येक कार्य होता है वो एक जीवित कोशिका के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है। इट इज द कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए कोशिका को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। वाई द सेल कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? कोशिका को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? सेल कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कोशिका को जीवन की आधारात्मक इकाई को निश्चित किया गया है, क्योंकि ये कोशिका की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, जेनेटिक और इंडिपेंडेंट एक्सटेंडेड, मतलब एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहता है? दे फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग, और मतलब कि सभी सजीवों की संरचनात्मक संरचना का निर्माण करती है। फंक्शनल यूनिट आज लाइफ प्रोसेस, मतलब जो जैविक क्रिया होती है, लाइक रेस्पिरेशन, श्वसन, ग्रोथ, वृद्धि, रिप्रोडक्शन, जनन, वो कोशिका के अंदर होता है। जेनेटिक यूनिट्स में सेल कैरी डीएनए जीन्स दैट ट्रांसफर ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑप्शन, मतलब कि जनक जो पेरेंट्स से संतान होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनमें जो लक्षण, आनुवंशिक लक्षणों को वंशानुगत डीएनए जीन के माध्यम से, जो डीएनए और जीन होते हैं वो सेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। फिर इंडिपेंडेंट एक्शन है, मतलब स्वतंत्र कार्य करते हैं। जैसे सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया कैन लाइव एज ए सिंगल सेल, मतलब कि एक स्वतंत्र कोशिका के रूप में जीवित रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल्स, कोशिका की खोज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोशिका की खोज किसने की? द डिस्कवरी ऑफ सेल इज ए मेजर मेंटेन्स इन द बायो, मतलब कोशिका मतलब महत्वपूर्ण कार्य, बहुत बड़ा कार्य। एज इट लीड टू द अंडरस्टैंडिंग दैट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सभी सजीवों की जो को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लीड करती है। मेड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉल्ड सेल्स, जो संरचनात्मक क्रिया है जो कोशिका को कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करने में, समझने में आसानी होती है। तो इसके की डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में देखें तो डिस्कवरी ऑफ सेल्स, ये साइंटिस्ट एंड कंट्रीब्यूटर, उन्होंने क्या किया, वो कंट्रीब्यूशन दिए, क्या निर्णय दिए। तो फर्स्ट 1665 में रॉबर्ट हुक ने कहा कि उन्होंने फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल्स, मतलब कोशिका की प्रथम खोज की, वाइल वाइल ऑब्जर्विंग थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब उन्होंने जो कोशिका की मोटी परत थी उसके को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्होंने उनके अंदर बुक लाइक, मतलब बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट देखे, छोटे छोटे कब खाने जैसी संरचनाएं देखो, उनको उन्होंने कोशिका नाम दिया। फिर आते हैं 1674, मतलब कि 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक आए। उन्होंने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया, उन्होंने उनमें सुधार किया और जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया, जिनमें बैक्टीरिया प्रोटोजोआ आते हैं, इन्होंने उनको एनामिकुल्स नाम दिया। फिर आते हैं 1831, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने पादप कोशिका के अंदर पादप कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज, केंद्र की खोज की। फिर आता है 1838, 1838 में मैथियास स्लाइडेन ने प्लांट्स पर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि सभी जो प्लांट्स होते हैं वो कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। उसके बाद 1839, 1839 में थियोडोर स्वान आए। थियोडोर स्वान ने एनिमल्स कोशिकाओं पर, एनिमल्स पर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि सभी जो एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, वो कोशिका के बने होते हैं। और स्लाइडन और स्वान ने दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी का निर्माण किया, जिन्होंने इकाई आधार दिया। फिर 1885 में, 1885 में रुडोल्फ विर्चोव आए, उन्होंने जो सेल थ्योरी थी उसको डेवलप किया और उन्होंने बताया कि जो पुरानी कोशिका होती है उन सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से होती है, और जो पुरानी नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। उन्होंने उनको लैटिन भाषा में बोला था ओमानी सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ होता है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद आती है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो सेल थ्योरी इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, मतलब कि जो बायोलॉजी जीव विज्ञान का सेल थ्योरी वो जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दैट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो सजीव प्राणी है उनकी संरचनात्मक और संगठन के बारे में अध्ययन करने में, उनको एक्सप्लेन करते हुए व्याख्या करते हैं। इट वाज डेवलप्ड स्टेप बाय स्टेप, जो है सेल थ्योरी थी वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुई ऑन द वर्क ऑफ सेवरल साइंटिस्ट, जो बहुत सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक है उनका कार्य है। मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी के जो मुख्य बिंदु थे वो थे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ
वन और मोर सेल मतलब सजीव थे, वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित थे। द सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। रचनात्मक क्रियात्मक इकाई थी। ऑल सेल्स एरिया फ्रॉम प्री एक्सटेटिंग मतलब कि नई कोशिकाओं में पुरानी कोशिकाओं से होता है। प्रपोज बाय रुडोल्फ विर्चोव, जो रुडोल्फ विर्चोव था 1885 में, इसमें उन्होंने बोला ओमानी सेलुला ई सेलुला। साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन, इन्होंने जो साइंटिस्ट थे उनमें से मैथियास स्लाइडेन, जिन्होंने मतलब कि सेल थ्योरी दी। मैथियास स्लाइडेन ने 1838 में उन्होंने कहा कि सभी प्लांट है वो सेल्स द्वारा निर्मित होते हैं। उसके बाद थियोडोर शुआ ने 1839 में कहा कि सभी जंतु होते हैं वो सेल्स द्वारा बनते होते हैं। उसके बाद रुडोल्फ विर्चोव ने इनको संशोधन किया और उन्होंने आगे बढ़ाया कि जो नई कोशिकाओं निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। स्टार्टेड द न्यू सेल्स कम फ्रॉम एक्साइटिंग सेल्स टुगेदर। स्लाइडन एंड स्वान गेव द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल थ्योरी, मतलब उस मुख्य संरचना दी, उसका सिद्धांत मुख्य संरचना दी। मॉडर्न सेल थ्योरी जो रुडोल्फ विर्चोव में उन्होंने संशोधन किए थे वो था मॉडर्न साइंस एक्सपेंडेड द क्लासिकल थ्योरी विद न्यू पॉइंट्स के साथ। इसमें सेल कंटेंट जेनेटिक मटेरियल पास टू न्यू जनरेशन, मतलब कि जो अगली नई संतति पीढ़ी होती है, नई पीढ़ी होती है, उसमें जेनेटिक मटेरियल पास होता जाता है। आई ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब जो जैव रासायनिक क्रियाएं थी एक्सटेंशन फ्रॉम लाइफ अकर इनसाइड द सेल्स, मतलब सभी कोशिका के अंदर ही रहती थी, अंदर ही संपन्न होती थी। ऑल सेल्स हैव ए सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन, सभी कोशिकाएं थी उनमें एक समान केमिकल कॉम्पोजिशन पाया जाता था। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेल, मतलब कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार में जाते हैं सेल आर मैनिकली क्लासिफाइड ऑन देयर स्ट्रक्चर, मतलब उनकी संरचना के आधार पर क्लासिफाइड किया वर्गीकृत किया गया। कम्प्लीटली एंड प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आधार पर। ब्रॉडली दे आर टू मेन्स टाइप, सामान्यतः दो मुख्य प्रकार की कोशिका होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में देखें तो फीचर और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फीचर में पहला आता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फिर आता है डीएनए, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनका डीएनए साइटोप्लाज्म में वितरित रहता है, बिखरा हुआ होता है, जिसको न्यूक्लियर नाम दिया जाता है। इसकी साइज देखें तो स्मॉल होती है, 1 से 10 mm तक होती है, माइक्रोमीटर तक होती है। सेल ऑर्गेनेल देखें तो कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं जो सिंपल होते हैं, जिनमें नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब कि जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं उनका अभाव होता है। ऑर्गेनिज्म देखते हैं इनके जीव सजीव देखते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया आर्किया ब्लू ग्रैन्युल की जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं उनको शामिल किया गया है। एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा नोस्टोक और इकोलाई। फिर यूकैरियोटिक सेल के फीचर देखें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विद मेम्ब्रेन जो झिल्ली युक्त होता है। फिर इसमें डीएनए देखें तो डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसकी साइज देखें तो बहुत बड़ी होती है, जो 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। सेल ऑर्गेनल्स देखें तो सेल में बहुत सारे पाए जाते हैं, और झिल्ली युक्त कोशिकाएं होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गोल्गी बोर्ड इत्यादि पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म देखें तो इनको इनमें प्लांट एनिमल फंजाई एंड प्रोटिस्टाज को शामिल किया गया है। एग्जाम्पल में ह्यूमन सेल, प्लांट सेल, फंजाई सेल और अमीबा को सम्मिलित किया गया है। अमीबा यूनिसेलुलर सिंगल सेल। प्लांट सेल वीएस एनिमल सेल, मतलब प्लांट से पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर देखे तो इसमें फीचर प्लांट सेल और एनिमल सेल। फीचर थे सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति, तो प्लांट सेल में फीचर सेल वाल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। वैक्यूल्स देखे रिक्तिका देखे तो इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाए जाते हैं, बहुत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है प्लांट सेल्स में, जबकि एनिमल सेल्स में या तो एब्सेंट होती है बहुत छोटी होती है। क्लोरोप्लास्ट देखे तो प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। इनकी शेप देखे तो प्लांट सेल की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, स्थायी होती है और रेगुलर होती है, जबकि एनिमल सेल्स की जो होती है वो राउंड और इरेगुलर एज बेस्ड ऑन सेल नंबर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कोशिका की संख्या के आधार पर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में एक कोशिका पाया जाए सिंगल सेल, जिसके उदाहरण है अमोeba, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि। मल्टीसेलुलर मैनी सेल्स में बहुत एक से अधिक कोशिकाएं पाए जाते हैं, जिनमें ह्यूमन्स, प्लांट्स, एनिमल्स आदि पाए जाते हैं। फिर पोषण के आधार पर ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड एंडोट्रोपिक, स्वपोषी एवं विषमपोषी। इनके उदाहरण देखें तो प्लांट सेल्स जो खुद का भोजन खुद ही बना देते हैं, मेक देयर फूड। एनिमल सेल्स डिपेंड ऑन अदर फूड, मतलब कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। इनमें सेल स्ट्रक्चर देखें तो सबसे भारी होती है सेल वाल के अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये लाइसोसोम जो छोटी छोटी गोल नुमा छोटी छोटी संरचना होती है लाइसोसोम, जिसको इसका क्या आत्मघाती थैली कहा जाता है। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, तीनों मिलकर न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, केंद्र का निर्माण करते हैं। फिर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस के होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। वैक्यूल, इसमें खाद्य पदार्थों का संग्रहण किया जाता है।
राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। गोल्जी बॉडी जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस का कार्य करते हैं। ये एक प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में उनकी ओरिजिन एंड फंक्शन देखे। ओरिजिनल सेल ऑर्गेनल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इनसाइड ए सेल, मतलब कि एक विशेष संरचना होती है कोशिका के अंदर, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक विशेष कार्य करते हैं टू कीप द सेल अलाइव, कोशिका को जीवित रहने के लिए। मैनी ऑर्गेनल्स आर बिलीव्ड टू हैव इन्वॉल्व थ्रू द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो बहुत सारे कोशिकाओं को एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अनुसार उत्पत्ति हुई थी, उनकी उत्पत्ति हुई थी। विच एक्सप्लेन हाउ ईयरली प्राइमेटिव, मतलब कि प्राइमेटिव आदिम कोशिकाओं से किस प्रकार एक मॉडर्न यूकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति हुई। तो ओरिजिन ऑफ सेल ऑर्गेनल देखे तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस फॉर्म फ्रॉम इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग थी उसके उसके आधार पर न्यूक्लियस की उत्पत्ति हुई थी। दैट सराउंडेड डीएनए, जो डीएनए के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो लिपट गई थी, उसके आधार पर न्यूक्लियस की उत्पत्ति हुई। फिर आता माइटोकॉन्ड्रिया इवोल्व फ्रॉम फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया, जो फ्री लिविंग स्वतंत्र रूप से जो वायवीय बैक्टीरिया थे जिनमें एंडोसिम्बायोसिस क्रिया के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई। उसके बाद आते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसमें साइनोबैक्टीरिया में एंडोसिम्बायोसिस क्रिया के दौरान क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म बाय मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, जो मेम्ब्रेन थी उसके इनफोल्डिंग के स्वरूप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति हुई फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हुई थी। गोल्जी एपेटस गोल्जी बॉडी फ्रॉम वेसिकल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स थी उनसे गोल्जी एपेटस का निर्माण हुआ। फिर आते हैं लाइसोसोम ऑर्गेनाइज फ्रॉम गोल्जी वेसिकल्स। गोल्जी वेसिकल्स से लाइसोसोम्स का निर्माण हुआ। उसके बाद वैक्यूल्स फ्रॉम बाय फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन वेसिकल्स इनसाइड साइटोप्लाज्म के अंदर जो वेसिकल्स थी मेम्ब्रेन थी वो आपस में जुड़ गई, इससे वैक्यूल्स का निर्माण हुआ। राइबोसोम ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम प्रीमेटिव आरएनए बेस्ड लाइफ, मतलब कि आरएनए बेस्ड हाइपोथेसिस क्रिया थी उसके फलस्वरूप राइबोसोम्स का निर्माण हुआ, जो सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो सबसे पुराना कोशिकांग होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पृष्ठ बाउंड्री ऑफ ईयरली सेल्स, मतलब जो पुरानी कोशिकाएं थी उनकी जो पृष्ठ बाउंड्री थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी फ्रॉम लिपिड लेयर, जो लिपिड लेयर्स के द्वारा निर्मित की गई थी। फंक्शन ऑफ मेजर सेल ऑर्गन, मतलब कि कार्य देखे तो न्यूक्लियस के अंदर का कार्य होते हैं जो सेंटर में पाया जाता है, लोकेशन सेंटर में पाया जाता है। यूकैरियोट्स में इनका कार्य होता है कंट्रोल और सेल एक्टिविटी में, तो कोई इसके क्रिया होती है उन पर कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा स्टोर डीएनए एंड जीन्स और डीएनए का स्टोरेज करना होता है, उनको संग्रहण करना। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, सभी यूकैरियोट्स का कोशिकाओं में प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, जो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर आते हैं राइबोसोम साइटोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसमें रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो न्यूक्लियस के करीब पाई जाती है, जो इसमें प्रोटीन ट्रांसपोर्ट और मॉडिफिकेशन का कार्य करते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म पाई जाती है, ये लिपिड्स का निर्माण करते हैं तथा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल, मतलब कि जो खतरनाक सब्सटेंस होते हैं आधार होते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करती है। गोल्जी एपेटस साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, पैकेजिंग का कार्य करते हैं, स्टोरेज का और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं। इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, गोल्जी अपेटस को। उसके बाद आते हैं लाइसोसोम एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, जो डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब कि जो अपशिष्ट होता है उसको रिमूवल और पाचन का कार्य कौन करते हैं, लाइसोसोम। इसको कोशिका का सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली कहा जाता है। वैक्यूल्स देखें तो प्लांट सेल्स में बहुत बड़ी होती है, जबकि एनिमल सेल्स में छोटी होती है, अनुपस्थित होती है। स्टोरेज फूड, मतलब भोजन का संग्रहण, वाटर का संग्रहण और वेस्ट मटेरियल होता है उनको मेंटेन करने का कार्य करते हैं, तथा प्लांट कोशिकाओं को शेप प्रदान करते हैं, आकृति प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन जो आउट बाउंड्री होती है, बाहरी जो झिल्ली होती है उसकी जो सीमा होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें कंट्रोल मूवमेंट इन और आउट, मतलब कि जो कोशिका से बाहर और अंदर जाने का कार्य करते हैं उनको कंट्रोल करती है और प्रोटेक्शन का कार्य करती है। उसके बाद आते हैं सेल वाल प्लांट सेल्स में पाई जाती है, जो स्ट्रेंथ और शेप प्रदान करती है, मेड ऑफ सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है इनसाइड सेल,
जो तरल पदार्थ होता है, जो रिएक्शन मतलब कि जैविक क्रिया होते हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं। सेंट्रियोल तारक का ही होता है जो एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, सेल डिवीजन के समय सहायता प्रदान करते हैं। फिर प्लास्टिड लवक होते हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित हरित होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट इनको रंग प्रदान करते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल में आते हैं इंटरफेज प्लस सेल डिवीजन, मतलब कि कोशिका विभाजन। इंटरफेज को अंतरावस्था, अंतरावस्था 3 चरणों में संपन्न होती है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। G1 फेज में कोशिका वृद्धि करती है, सेल ग्रोथ करती है। एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस होता है। और G2 फेज में कुछ कोशिकाओं को रेप्लिकेट करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। फिर आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 2 चरणों में संपन्न होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। कैरियोकाइनेसिस के देखें तो 2 टाइप्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस समसूत्री विभाजन 4 चरणों में संपन्न होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि विलुप्त हो डिसअपेयर होने लगते हैं, तथा तारक मतलब कि 2 स्पिंडल फाइबर उनका निर्माण होने लगता है। मेटाफेज में जो और प्रोफेज होते हैं उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनका संग्रहण होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होता है वो इक्वेटोरियल प्लेट पर एकत्रित होता है। उसके बाद आती है एनाफेज। एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स है वो सेंट्रोमियर से पृथक हो जाते हैं और विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। टीलोफेज के की फलस्वरूप जो केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया इनका निर्माण वापस से हो जाता है। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस को, इसका द्रव्य विभाजन। तो एनिमल्स में जीव द्रव्य खांच द्वारा साइटोकाइनेसिस होता है, जबकि प्लांट्स में सेल प्लेट मेथड से साइटोकाइनेसिस होता है। उसके बाद आता है मियोसिस। मियोसिस में दो चरणों में संपन्न होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड को 4 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट 5 चरणों में संपन्न होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। फिर आता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड जो माइटोसिस के समानुसार होता है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड होता है। इसका विस्तृत वीडियो है वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा।